होली रंगों का त्योहार। छोटे हो या बड़े, बुढ़े हो या जवान, हर किसी को ये त्योहार पसंद है और काफी धूमधाम से खेला जाता है। राजेश और विक्की भी काफी एक्साइटेड थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और साथ में एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। उनके ऑफिस के कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लान किया कि वो लोग एक फ्रेंड के फार्म हाउस पे होली सेलिब्रेट करेंगे। अगले दिन होली का दिन था। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को रंग लगाया और दोनों अपनी कार में बैठकर फार्म हाउस की ओर चल पड़े। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपको कहानियां पसंद है तो ये ऐप आपके लिए ही बना है। आपके सभी पसंदीदा शैलियों की कहानियों, पुस्तकों, पॉडकास्ट और भी बहुत कुछ के लिए एक अकेला ऑडियो प्लेटफॉर्म है, प्रतिलिपि ऐप। ये एक ऑडियो बुक है जहां आप 9 भारतीय भाषाओं में कहानियां सुन सकते हैं। आप 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक फ्री में सुन सकते हैं। अलग अलग शैलियों में कहानियां सुन सकते हैं, जैसे रोमांस, हॉरर, थ्रिलर, कॉमेडी, हिस्टोरिकल, बच्चों की कहानियां आदि। इसमें एक ऑटो प्ले सुविधा भी है जो बिना हाथों का अनुभव देता है। सभी स्टोरीज और ऑडियो बुक्स एक्सपर्ट से लाए हुए हैं ताकि आपको बेस्ट मिल सके। आपकी पसंदीदा कहानियों को डाउनलोड करने के बाद उन्हें ऑफलाइन भी सुन सकते हैं। अपने भूख को जिंदा रखने के लिए हर वीक आपको नया कंटेंट मिलेगा और आप दोबारा से आके अपनी कहानियों को वहीं से सुन सकते हैं जहां आपने पहले छोड़ा था। आप अपनी पसंद की शैली चुनकर चलते फिरते अपने बुक्स सुन सकते हैं। फार्म हाउस पे पहुंचे तो देखा वहां पार्टी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। तो बिना कोई समय गवाए राजेश और विकी भी पार्टी एंजॉय करने लगे। दिन से कब शाम हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। धीरे धीरे लोग अपने घर की ओर निकल गए। बचे तो सिर्फ कुछ गिने चुने दोस्त। यार विक्की, राजेश ने कहा, चल यार घर चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। विक्की ने शराब थोड़ी ज्यादा पी ली थी। बस 1 घंटा और यार, फिर चले जाएंगे, प्लीज बस 1 घंटा, विक्की ने नशे में कहा। राजेश ने भी सोचा कि इतने दिनों बाद वो लोग एंजॉय कर रहे हैं तो 1 घंटा रुक के फिर निकल जाएंगे। पर वो 1 घंटा कब 3 घंटे में बदल गया उन्हें पता भी नहीं चला। यार विक्की, राजेश ने गुस्से से कहा, भाई रात के 9 बज रहे हैं, हमें काफी दूर जाना है, बस कर अब चल, चुपचाप गाड़ी में बैठ। इतना कहकर उसने विक्की को गाड़ी में बिठाया और दोनों घर की ओर निकल गए। कुछ देर चले ही होंगे कि उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। अरे यार, इसे भी अभी बंद होना था क्या? राजेश ने गुस्से से कहा। वो लोग सुनसान से रास्ते पे थे और शहर अभी भी 8-10 किलोमीटर दूर था। उन्होंने काफी कोशिश की पर उनकी गाड़ी चालू नहीं हुई। राजेश ने फोन चेक किया तो उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया कि इतनी रात को यहां गाड़ी में रुकना सेफ नहीं है, तो वो लोग पैदल ही चलने लगे। कुछ आती जाती गाड़ियों से उन्होंने लिफ्ट मांगनी चाही पर कोई नहीं रुका। कुछ देर चल के वो दोनों थक चुके थे। उन्होंने देखा कि सामने एक पुराना खंडर पड़ा घर था, तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो लोग आज रात यही रुककर रात गुजारेंगे। उस घर के आसपास बड़ी बड़ी घास थी और फ्रंट डोर पूरी तरह से सड़ चुका था। वो दोनों एक कमरे में गए और वही जमीन पे लेट गए। कुछ देर बाद ही दोनों को नींद भी आ गई। आधी रात को राजेश की आंख अचानक से खुली। उसने देखा पूरे कमरे में अंधेरा है और ठंड बढ़ चुकी है। अचानक उसने आवाज सुनी। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने सीटी बजाई हो। तभी उसने नोटिस किया कि विकी एक दीवार की ओर मुंह करके खड़ा है और वो सीटी की आवाज सुन रहा है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो धीरे धीरे उस आवाज के पीछे जाने लगा। सीटी की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी।
राजेश चाह के भी उसके दोस्त को आवाज नहीं लगा पा रहा था। वो चाहता था कि उसे रोक ले, पर चाह के भी उसके गले से आवाज नहीं निकल पाई। और देखते ही देखते विकी अंधेरे में गुम हो गया। पूरे घर में मानो सन्नाटा सा छा गया। फुटस्टेप्स की आवाज भी बंद हो चुकी थी। वो बस उसके दोस्त का वेट कर रहा था। तभी उसने एक डर से भरी चीख सुनी जो पूरे घर में गूंजने लगी। वो चीख सुन राजेश के हाथ पैर कांपने लगे। वो यहाँ वहां देखने लगा कि तभी वो फुटस्टेप्स की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। उसने देखा कि उस अंधेरे कमरे से कुछ बाहर आ रहा था। उसने देखा कि वो हाथ उसके फ्रेंड विकी का ही है। वो धीरे धीरे पास आ रहा था। तभी उसकी नजर विकी के दूसरे हाथ पे पड़ी। उस हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिस पर खून लगा हुआ था। चांद की रोशनी में जब राजेश ने विकी का फेस देखा तो उसके शरीर में जैसे खून जम सा गया। उसकी सांसें मानो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विकी के सर पे एक गहरी चोट लगी थी और उसके पूरे चेहरे पे खून ही खून था। उसका स्कल जैसे दो हिस्सों में कट गया हो। राजेश ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और भागते हुए उस घर से बाहर आया। वो बस अंधेरे में भागता रहा, उस घर से जितना दूर हो सके उतना। वो बस भागे जा रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे उसका दोस्त वो खून से लथपथ कुल्हाड़ी लेके उसका पीछा कर रहा है। वो तब तक भागता रहा जब तक वो पूरी तरह से थक के जमीन पर गिरकर बेहोश नहीं हो गया। जब उसकी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। वो उठा और पुलिस स्टेशन तक जैसे तैसे पहुंचा। उसने पुलिस को वो सब कुछ बताया जो उसने देखा। पुलिस के साथ वो लोग उस पुराने घर में वापस आए। राजेश की आंखों में अभी भी एक डर था कि उसे पता नहीं क्या दिख जाए। पुलिस ने दरवाजा खोला और अंदर देखा। अंदर देखते ही राजेश अपने घुटनों पर गिर गया। उसने देखा कि विकी फ्लोर पे गिरा पड़ा है और उसके आजू बाजू बस खून ही खून है और उसका स्कल जैसे दो हिस्सों में बट गया है। उसके हाथ में अभी भी कुल्हाड़ी का हैंडल है और उस कुल्हाड़ी का ब्लेड फ्लोर पे आधा गड़ा हुआ है। और वो वही जगह थी जहां रात को राजेश ने अपना सिर रखा था जब वो सोया था। पुलिस ने पूरा घर ऊपर से नीचे देखा पर उन्हें उस घर में कोई और नहीं मिला। राजेश ये सोचकर कांपने लगा, उसकी नींद समय पर नहीं खुली होती तो उसके साथ क्या होता। तेज बारिश की मोटी मोटी बूंदें धीरज के कार पे पड़कर जोरों की आवाज कर रही थी। पुरानी हेडलाइट्स की रोशनी में रोड पे ठीक से देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। खुद की लाइफ को कोसते हुए धीरज अपने बॉस पे गुस्सा हो रहा था कि उसे आज देर तक रुक कर काम करना पड़ा और अब इतनी तेज बारिश में रात को अकेले घर जाना पड़ रहा है। उसे बारिश में ड्राइव करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका घर ऑफिस से काफ़ी दूर था और उसे माउंटेन रोड्स पे गाड़ी चलाना पड़ता था जो कि बारिश के समय और ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाता था। पर वो इससे पहले भी ड्राइव कर चुका है और उसे आगे भी करना ही है, ये सोचकर वो अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक धीरज ने कुछ देखा जो देख उसकी गाड़ी एक जोरों की ब्रेक की आवाज़ से रुकी। वहाँ एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। ठंड से सफ़ेद हुआ उसका चेहरा हेडलाइट से और ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। वो रोड के किनारे खड़ी धीरज की ओर देख रही थी। धीरज उसे इस हालत में देखकर चौंक गया और अपने गुस्से को भूल वो गाड़ी उसके पास ले गया। हेलो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम इतनी तेज बारिश में इस सुनसान से रास्ते पे अकेली क्या कर रही हो? धीरज ने उस बच्ची से पूछा। इंतजार, उस बच्ची ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ धीमी और पता नहीं क्यों पर थोड़ी डरावनी सी लगी। इंतजार?
किसका? धीरज ने पूछा। बस का। उसने धीमी और डरावनी आवाज में कहा। धीरज ने आसपास देखा तो उसने देखा कि उस लड़की से कुछ ही दूर एक पुराना जंग खाया हुआ बस स्टॉप का साइन लगा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट टूट के गिरने वाला है। अच्छा, वैसे मुझे नहीं लगता इस रूट पे अभी कोई बसेस चलती भी होगी। क्या तुम यहाँ से दूर रहती हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। धीरज ने कहा। उस बच्ची ने धीरज की ओर देखा और एक स्माइल की और बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाजा ओपन करके पैसेंजर सीट पे बैठ गई। धीरज ने कार स्टार्ट की। वो लोग कुछ दूर बिना कोई बात किए जा रहे थे कि अचानक उस बच्ची ने अजीब सा सन्नाटा तोड़ा। हम ज़्यादा दूर नहीं हैं उस जगह से जहां मैं रहती हूँ। धीरज ने आसपास देखा। क्या तुम्हें पक्का पता है? क्योंकि मुझे तो यहाँ कोई रोड साइंस लैंडमार्क्स नहीं दिख रहे हैं। उसने पूछा। मुझे पूरा यकीन है, बच्ची ने जवाब दिया। कुछ देर बाद फिर उसी लड़की ने धीमी आवाज में कहा। मेरा स्टॉप बस सामने ही है। ठीक है, जैसा तुम कहो। धीरज ने धीरे से कहा। उसे नहीं पता था कि वो लोग सही रास्ते पे जा भी रहे हैं या नहीं, पर वो गाड़ी चलाता रहा। तभी सामने से रोड बेंड होते हुए दिखाई देने लगा, जो कि राइट डायरेक्शन की ओर जा रहा था। टर्न लेफ्ट, मेरा स्टॉप लेफ्ट की ओर है। उस बच्ची ने कहा। धीरज ने उसकी ओर एक अजीब सी नज़र से देखा। बेटा, मुझे नहीं लगता तुम्हें अपने घर का रास्ता पता है। धीरज ने उस बच्ची की ओर देखते हुए कहा। वो टर्न राइट की ओर जा रहा है, ना कि लेफ्ट। मुझे पता है, टर्न लेफ्ट। उस बच्ची ने थोड़े गुस्से में और डरावनी आवाज में कहा। धीरज ने लड़की की ओर पूरी तरह से पलटा। मैं लेफ्ट टर्न नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। और तुम यहाँ रहती हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ बस सुनसान सा जंगल और पहाड़ी है। धीरज सामने पलटा। उस बच्ची ने अपनी गर्दन धीरज की ओर करी और उसके चेहरे पे अपना फेस लगाया। उसके चेहरे पे एक गुस्सा था। पहले उसकी आंखें नीली थी, जो कि अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। मैंने कहा टर्न लेफ्ट, उसने चिल्लाते हुए कहा। अचानक स्टीयरिंग व्हील धीरज के हाथों से छूट गया और कार अपने आप लेफ्ट की ओर मुड़ गई और सीधा साइड की रेलिंग्स को तोड़ते हुए नीचे खाई में गिर गई। धीरज खून से लथपथ पड़ा था। उसके हाथ पैर टूट चुके थे। उसने देखा कि उसके बगल में एक और कार है, जिसके अंदर उस लड़की की और उसके पेरेंट्स की बॉडी है। अमोल रात होने से पहले ही घर से निकल चुका था। चारों तरफ कोहरा और शाम की ठंडी हवा अमोल को छूते हुए जा रही थी। सूरज काले बादलों के पीछे छुपा था। अमोल एक ऐसे सफर पे था जो वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। अमोल काफी जल्दी अपने मौसी के घर पहुंचना चाहता था, जो कि कुछ गांव छोड़ के ही था। अपनी फैमिली जो उसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उनसे मिलने के लिए बेताब था। अमोल के माता पिता और बीवी बच्चे ऑलरेडी 2 दिन पहले ही गांव पहुंच चुके थे। अमोल के कजिन की वेडिंग थी। शादी की रस्में 2 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी थी। उसकी मौसी ने उन्हें कहा था कि सबको सारी रस्में अटेंड करनी है, लेकिन अमोल को उसके क्लिनिक में एक इमरजेंसी केस के कारण घर पे ही रुकना पड़ा। अमोल खाली रोड पे काफी तेजी से गाड़ी चला रहा था। अमोल काफी खुश था कि फाइनली वो अपने बिजी स्केड्यूल से दूर शादी अटेंड करने जा रहा था। रिलेटिव से इतने सालों बाद मिलना और थोड़ा टाइम गांव में बिताने की सोच से ही अमोल काफी खुश था। रोड का एक मोड़ आते ही अमोल ने गाड़ी का ब्रेक जोरों से दबाया और उसके गाड़ी के टायर एक तेज आवाज करके रुके।
एक औरत अचानक अमोल के गाड़ी के सामने आ गई थी। अमोल की सांसें मानो रुक सी गई थी। वो गाड़ी से बाहर निकला, उस औरत को देखने लगा जो नीचे जमीन पे बैठी थी। अमोल ने उस औरत से पूछा कि वो ठीक तो है। वो औरत काफी डरी सहमी सी नजर आ रही थी। वो औरत जमीन से उठी और रोड के किनारे जाके खड़ी हो गई। अमोल ने सही समय पे ब्रेक लगा के उसकी जान बचा ली थी। उसने उस औरत से पूछा कि वो इस समय इस सुनसान से रास्ते पर अकेली क्या कर रही है। वो औरत अभी भी डर से कांप रही थी। अमोल ने उससे पूछा कि क्या वो उसकी कोई हेल्प कर सकता है। उस औरत ने कहा कि अगर वो उसे शरणपुर तक ड्रॉप कर देगा तो काफी एहसान होगा। अमोल ने बताया कि वो भी शरणपुर ही जा रहा है, वो उसे उसके गांव छोड़ देगा। अमोल ने उस औरत से उसका नाम पूछा और वो शरणपुर में किसके घर जाना चाहती है। उसने बताया कि उसका नाम तृप्ति है और वो काफी एहसानमंद होगी अगर अमोल उसे समर सिंह के घर, जो उसके मामा है, वहां छोड़ दे तो। अमोल और तृप्ति दोनों कार में बैठ गए और अमोल ने कार स्टार्ट की। कुछ समय तक दोनों ने कुछ नहीं कहा और अब तक तृप्ति भी थोड़ा रिलैक्स हो चुकी थी। जो देख अमोल ने तृप्ति से पूछा कि क्या वो बता सकती है कि इस समय इस सुनसान रोड पे वो कर क्या रही थी। तृप्ति का चेहरा अचानक इमोशनल हो गया और उसने बताया कि उसकी सौतेली माँ उसकी जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से शादी करने वाली थी, जिसके बदले में उन्होंने उस बूढ़े आदमी से काफी सारे पैसे लिए। पर जब तृप्ति ने शादी से इनकार किया तो उसे काफी मारा गया और उसे घर पे बंद कर दिया गया। पिछली रात तृप्ति को एक मौका मिला और वो उस कैद से भाग गई और तब से वो बस भागे जा रही है कि कहीं वो लोग उसे पकड़ के फिर से बंदी ना बना दे। अमोल ने तृप्ति से कहा कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसके साथ सेफ है और वो उसे उसके मामा के घर जल्द से जल्द जरूर ड्रॉप कर देगा। अमोल गाड़ी चलाते हुए तृप्ति से बात कर रहा था और उसने बताया कि वो अपने मौसी के घर उसके कजिन की शादी में जा रहा है और वो लोग कुछ घंटों में वहां पहुंच जाएंगे। काफी लंबी ड्राइव के बाद अमोल और तृप्ति शरणपुर गांव पहुंच गए। अमोल ने तृप्ति से उसके मामा के घर का रास्ता पूछा। अमोल ने सोचा कि वो पहले उसे उसके मामा के घर ड्रॉप करेगा और फिर वहीं से अपनी मौसी के घर चला जाएगा। तृप्ति ने अमोल को रास्ता बताया और जब वो लोग समर सिंह के घर के सामने पहुंच गए तो अमोल कार से नीचे उतरा और दरवाजे पे दस्तक दी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाजा खोला। अमोल ने खुद का इंट्रोडक्शन दिया और समर सिंह के बारे में पूछा। उस आदमी ने बताया कि वही समर सिंह है। अमोल ने उन्हें बताया कि वो उनकी भांजी को ड्रॉप करने आया है। ये सुन समर सिंह के चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। अमोल की आंखें फटी की फटी रह गई जब समर सिंह ने बताया कि कुछ साल पहले ही तृप्ति को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीट पीट कर उसे हाईवे पे मरने के लिए छोड़ दिया था और उसकी वही मौत हो गई। जब अमोल और समर सिंह अमोल की कार चेक करने आए तो उन्हें तृप्ति कहीं नजर नहीं आई, सिवाय उसके दुपट्टे के जो कि कार के सीट पे पड़ा हुआ था। अमोल वही जम सा गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने रियलाइज किया कि पूरे समय जिसके साथ वो सफर कर रहा था, जिसने उससे बात की, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। सच ये है कि उस रात जब तृप्ति अपने सौतेली माँ के घर से छूट गई तो वो काफी समय तक भागती रही, इस डर से कि वो लोग उसके पीछे आएंगे और उसे वापस पकड़ के ले जाएंगे। पर भागते भागते वो एक तेज गाड़ी जिसमें कुछ नशे में धुत 2 लड़के थे उससे टकरा गई और उसकी हेल्प करने के बजाय उन लोगों ने उसका फायदा उठाया और उसकी जान ले ली।
हालांकि उसका नाम तृप्ति था, जिसका मतलब है हर दर्द या मुसीबत से मुक्ति पाना। और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। वो अंधेरे में जाती तेज गाड़ियों के सामने अचानक से आ जाती है और लोगों की परीक्षा लेती है कि क्या वो उसकी हेल्प करते हैं या नहीं। अगर वो लोग उसकी हेल्प करते हैं तो वो उन्हें बिना कोई चोट या नुकसान पहुंचाए छोड़ देती है, और अगर किसी का इरादा एक बेसहारा लड़की का फायदा उठाने का होता है तो उन्हें उसकी कीमत अपनी जान गंवा के भरनी पड़ती है। इसलिए उसकी रूह आज भी उसके जान लेने वालों को ढूंढ रही है ताकि वो उनसे अपना बदला ले सके और उसे तृप्ति मिले। यह घटना तब की है जब मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ कर्नाटका के एक छोटे गांव जा रहा था। उस जगह का नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उसका नाम लेना भी मना है। वो संडे की शाम थी जब हम अपने हॉस्टल से करीबन 8 बजे अपने एक दोस्त के गांव जाने के लिए निकले थे। रास्ते में ट्रैफिक के चलते हमें काफी देर हो गई थी। जब मेरे दोस्त ने फोन पे टाइम देखा तो रात के 11:45 हो रहे थे। मैं कार चला रहा था। जब घड़ी में 12 बजने वाले थे, हम उस गांव के रोड पर पहुंच चुके थे। अचानक मेरी ड्राइविंग एक बस के हॉर्न से इंटरप्ट हो गई, जो कि हमारी गाड़ी के पीछे ही थी, और लगातार बिना रुके उस बस का ड्राइवर हॉर्न बजाते जा रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो बस ड्राइवर हमें अपने हाथ से रुकने का इशारा कर रहा था। आकाश, हमारे पीछे की सारी गाड़ियां रुक गई है, मेरे फ्रेंड निखिल ने कार से बाहर झांकते हुए कहा। जब मैंने भी पीछे पलट के देखा कि क्या बात है, क्यों सब हमें हॉर्न बजा रहे हैं, तो मैंने पाया कि सारी बाइक्स, कार्स, ट्रक्स एक ही जगह रुके हुए हैं। मैंने गाड़ी रोकी और सोचने लगा कि वो लोग आगे क्यों नहीं आ रहे, यहां तो कोई ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं है, कि तभी उस बस ड्राइवर ने जोर से आवाज लगाते हुए हमें हमारी गाड़ी पीछे लेने के लिए कहा, और एकदम से वो चुप हो गया। मैं अब भी कुछ समझ नहीं पाया था कि मैटर क्या है। आगे रोड पे कुछ भी डेंजरस नहीं है, और ना ही हम लोग हिल्स या माउंटेन के रास्तों पर है कि ऊपर से पत्थर गिरने का डर हो। पर फिर क्यों हमारी गाड़ी के पीछे की सारी गाड़ियां एक जगह रुक गई है और हमें पीछे बुला रही है। मैं और मेरे फ्रेंड सोच ही रहे थे कि अचानक एकदम से सारी गाड़ियों की हॉर्न्स की आवाज बंद हो गई और पूरी ओर एक सन्नाटा सा हो गया। ना तो कोई ड्राइवर अब हमें आवाज लगा रहा था और ना ही किसी गाड़ी का हॉर्न बज रहा था। मैंने जब टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। तब मेरे कानों ने जो सुना वो सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक औरत की रोने की आवाज जो मैं अपने सपनों में भी नहीं सुनना चाहता। वो इतनी डरावनी आवाज थी कि आज भी उसके बारे में सोच के मेरी रूह कांप जाती है। मैंने आज तक किसी औरत की इतनी डरावनी रोने की आवाज नहीं सुनी थी। हम दोनों उस औरत के रोने की आवाज सुनकर काफी डर गए थे और आवाज धीरे धीरे हमारे पास आने लगी थी। मैंने आज तक किसी भूत प्रेतों में बिलीव नहीं किया था, पर उस दिन मैंने जो देखा वो देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे जैसे उस औरत के रोने की आवाज हमारे पास आने लगी, हमने देखा कि एक काली परछाई जो कि एक औरत की तरह दिख रही थी, वो उड़ते हुए आई और हमारे सामने आके रोड पर बैठ गई और रोने लगी। उसके रोने की आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगी। मैं और मेरा फ्रेंड उस औरत को देखकर जैसे जम से गए थे। हम साफ साफ देख सकते थे कि वो डरावनी औरत की परछाई हमारे सामने बैठकर रो रही थी।
और उसकी वो रोने की आवाज सुन के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस औरत की परछाई कुछ देर वहीं बैठकर रो रही थी और फिर एकदम से हवा में उड़कर गायब हो गई। जिस तरह वो मेरे सामने से हवा में गायब हो गई, वो देखकर मैं बुरी तरह डर गया था और अब मुझे 100% श्योरिटी हो गई थी कि वो कोई इंसान नहीं, एक आत्मा ही थी। मैं कार 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करते हुए वापस अपने हॉस्टल चला गया और सारी रात जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया था वो सोच के कांप रहा था। अगले दिन हम दोनों हमारे हॉस्टल के पास ही एक हनुमान मंदिर गए और हमने वहां पूजा की। मैंने आज तक अपनी आंखों से किसी भूत प्रेत को नहीं देखा था। मेरे लिए ये इंसिडेंट मेरे लाइफ का सबसे डरावना इंसिडेंट था, जो मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक देने वाला था। मैं डरा हुआ था पर साथ ही क्यूरियस भी था कि उस दिन जिसे हमने देखा वो कौन थी और वो सारी गाड़ियां क्यों रुक गई थी। उन्हें उस औरत की परछाई के बारे में पता था, इसके पीछे की क्या कहानी है। वो पता करने के लिए मैं उसी बस ड्राइवर के पास गया जो हमें हॉर्न बजाकर और आवाज लगाकर रुकने के लिए कह रहा था। जब हम उसके पास पहुंचे और उसे उस रात के इंसिडेंट के बारे में पूछा कि वो सारी गाड़ियां क्यों रुक गई थी, तो उसने हमें बताया, कई साल पहले उस रोड पे एक माँ और उसकी बेटी अपने कार से कहीं जा रहे थे और उसी जगह पे उनका एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में उन दोनों माँ बेटी की जगह पे मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद से हर एक रात को उस औरत की डरावनी परछाई उस जगह पे आती है और 5 मिनट के लिए अपनी बेटी को याद करके जोर जोर से रोती है और फिर वहां से हवा में गायब हो जाती है। ये हर रात 12 बजे से 12:05 तक होता है और उस टाइम वहां से चलने वाली सारी गाड़ियां पीछे ही रुक जाती है जब तक वो परछाई वहां से गायब नहीं हो जाती। जिस किसी को भी उस रोड के बारे में नहीं पता होता है, हम उसे बताने की कोशिश करते हैं। जब मैंने भी पहली बार उस परछाई को देखा था और उसकी डरावनी रोने की आवाज सुनी थी, तो मुझे एक हफ्ते तक काफी तेज बुखार आ गया था। पर अब मुझे और मेरे काफी दोस्तों को इसकी आदत हो गई है। वैसे आज तक किसी ने भी उस औरत को आमने सामने फेस नहीं किया है और भगवान की कृपा से उस आत्मा ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। जब उस ड्राइवर ने हमें उस इंसिडेंट के पीछे की सारी कहानी बताई तो हम दोनों और डर गए थे। वो मेरी लाइफ का सबसे हॉन्टेड एक्सपीरियंस था जो मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। बल्कि आज भी उस गांव के रोड पे उसी जगह रात को 12 बजे से 12:05 तक सारी गाड़ियां वहीं रुक जाती है जब तक उस डरावनी औरत की परछाई उस रोड से चली नहीं जाती। सो गाइज, हर कोई जिसे कहानियां या बुक्स पढ़ना पसंद है, प्रतिलिपि FM की लिंक नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो स्कैरी फ्लिक को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही हॉरर स्टोरीज हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।